बहू, आवाज ऊंची करके बात मत कर। तेरी नौकरी के कारण बहुत दिक्कतें आ रही है। इसलिए तू एक काम कर, अपनी नौकरी ही छोड़ दे ताकि तू घर के कामों पर ठीक से ध्यान दे पाए। क्या? हाँ बहू, अरे अर्नव तो कमाता ही है ना, तो उसके बाद भी तुझे कमाने की क्या जरूरत है? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जानती भी है मैं आपके बेटे से ज्यादा पैसे कमाती हूँ और मैं अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि काम करना मेरी पसंद है, जरूरत नहीं। और इस काम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसके कारण मैं अपनी जिंदगी में अच्छे से रह पाती हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, एक काम वाली बाई बुलाकर मैं उसके ऊपर इतने सारे पैसे जाया क्यों करूं? घर में कितने सारे लोग हैं, सभी मिलकर साफ सफाई कर सकते हैं ना। उतनी ही पैसों की भी बचत होगी। अरे इतनी बचत करके करना क्या है आपको? मैं कमा रही हूँ, अर्नव कमा रहा है, पापा जी की भी पेंशन आ रही है। और कितना पैसा चाहिए आपको माँ जी? आपका कोई ताजमहल बनने का इरादा है क्या? और अगर आपको काम करने की इतनी ही पड़ी है तो अपनी बेटी से ही काम करवा लो ना। आप और आपकी बेटी को क्या काम होता है? दोनों माँ बेटी मिलकर मस्त मजे से सफाई करो। क्या? फिर मिष्का वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है और उसका ये रूप देखकर उज्ज्वला एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जब मिष्का का वर्क फ्रॉम होम होता है तभी अरे हाँ रोली बेटा, वो वाला कपड़ा दे, उसी से पोंछना है ये टेबल। अरे माँ जल्दी कीजिए ना, हमें दूसरे कमरे की भी सफाई आज ही निपटानी है। अरे भाई मैं कब से कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। एक तो ऑफिस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए मुझे ना चाहकर भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, और ऊपर से ये इन लोगों की नौटंकी। अभी बताती हूँ इन सबको। फिर मिष्का गुस्से में बाहर आकर सबको खूब सुनाने लगती है। अरे ये सब आपका क्या चल रहा है? आपको पता है कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम बंद पड़ा हुआ है। 2 दिन में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। घर को तो मच्छी मार्केट बना के रख दिया है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे क्या गलत कहा मैंने? और आप लोग भी तरीके से पेश आओ ना। लेकिन नहीं, इस घर में सबके सब बेवकूफ है, सबकी अकल घास चढ़ने गई है। बहू, तेरी इतनी मजाल। हाँ माँ जी, अब मेरे मुंह मत लगो, और साफ सफाई करनी है तो शांति से करो, वरना करो ही मत। दिमाग की दही करके रखा है आपने। दिन ब दिन मिष्का की बढ़ती बदतमीजी को देखकर सभी घर वालों को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक रोज रोली मिष्का के पास आती है। अरे बाप रे, भाभी तो सो रही है। एक काम करती हूँ, भाभी का फोन लेकर जाती हूँ। अब उनसे पूछने के लिए उन्हें उठाना सही नहीं होगा। भाभी का फोन तो 2 लाख रुपए का है ना, तो इसकी कैमरा क्वालिटी एकदम अच्छी ही होगी, इसीलिए इसमें वीडियो शूट करने का मजा तो कुछ और ही होगा। फिर रोली मिष्का से बिना पूछे ही उसका फोन लेकर छत पर चली जाती है और अपनी वीडियो शूट करने लगती है। लेकिन उतने में अचानक से धक्का लगने के कारण रोली के हाथ से फोन छूट जाता है और वो सीधे नीचे गिरकर टूट जाता है। और जब मिष्का को इस बात का पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा होती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया रोली? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। अरे पता भी है क्या, ये फोन पूरे 2 लाख रुपए का था। कभी देखे भी है क्या 2 लाख रुपए? बेवकूफ कहीं की। सॉरी भाभी, मैं तो आपके फोन को बहुत ध्यान से ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे धक्का लगा और फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अरे तुम्हारे एक सॉरी से क्या हो जाएगा? मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसका क्या भरकर दोगे क्या तुम? है उतनी हैसियत तुम्हारी? बताओ ना।
अरे जब किसी की औकात नहीं होती ना, तब इतने महंगे फोन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। नालायक कहीं की, फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। अरे बहू, रोली सॉरी तो कह रही है ना, फिर भी तो उसे इतना बुरा भला क्यों बोल रही है? जो भी हुआ वो एक हादसा था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है तेरा फोन। अगर उसकी जगह ये कांड तुझसे हो जाता तो तब क्या करती तू? वही तो, जब देखो तब हमारी औकात निकालती रहती है। एक बहू होने के नाते तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। वाह, क्या बात है! आप लोग तो अपनी बेटी को डांटने और फटकारने की जगह उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। अरे उसने कोई कांच का ग्लास या मिट्टी का घड़ा नहीं तोड़ा है, पूरे 2 लाख रुपए का फोन तोड़ा है उसने। और उस फोन को मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था, किसी ने मुझे फोकट में दिलाया नहीं था। मैं जो भी करती हूँ अपने दम पर करती हूँ। हाँ तो कर ना, और ये कोई तेरा आज का नहीं है। आजकल आए दिन तो बस हम तीनों को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, और हम भी कोई पागल नहीं है जो तेरा हर बार सुन के ले। माना कि रोली से गलती हुई है तो उसने माफी भी मांगी, तो बात यहीं पर खत्म होती है। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? इसे भी डांटी है ना। अरे इसकी सबसे पहली गलती तो ये है कि इसने फोन लेने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। आप सबको तो बस मेरी बदतमीजियां ही दिख रही है, लेकिन अपनी बेटी की बेवकूफियां नहीं दिख रही, वो भी देखिए ना। हाँ मम्मी, मिष्का सही कह रही है। अरे एक फोन में ना जाने कितनी सारी चीजें रहती है, और रोली को भी समझना चाहिए था ना। उसे फोन लेने से पहले उसे पूछना चाहिए था। अर्नव, तू इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि मिष्का सही है पापा, और रोली यहाँ पर गलत है। अरे एक फोन का ही तो नुकसान किया है ना, थोड़ी ना किसी का खून कर दिया है। इतना क्या नाटक है तेरा बहू? और अर्नव तू, ये लड़की हमारे पिछले कई दिनों से बेइज्जती करे जा रही है और तू इसी का साथ दे रहा है। लेकिन मम्मी, बात आपकी है और यहाँ पर गलत। बस बहुत हो गया अर्नव, आज पता चल गया कि बेटा बीवी के आने के बाद अपने माँ बाप को भूल ही जाता है। अब तू कुछ मत बोल, क्योंकि अब हम तीनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ उज्ज्वला, रोली तुम और मैं अब गांव जाकर ही रहेंगे। ये रोज रोज के तमाशे हम नहीं झेल सकते। तुझे तेरी बीवी सही लगती है ना, तो इसी के साथ रह, लेकिन हम नहीं रह सकते। क्या? चल रोली, अपना सामान बांध। अरे जाओ जाओ, तुम लोग तो गांव में ही रहने के लायक हो। रुकिए मम्मी पापा। फिर गुस्से में आकर वो तीनों अपना सामान बांधकर चले जाते हैं, और अर्नव कुछ भी नहीं कर पाता। और अब घर पर मिष्का और अर्नव ही रह जाते हैं। फिर जब मिष्का अपने मायके वालों को इन सब के बारे में बताती है, तभी अरे मिष्का बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तमीज से बात करके भी तो झगड़ों को सुलझाया जा सकता था ना, लेकिन एक फोन के लिए तूने तो अपने रिश्तों को ही तोड़ दिया। एक बेटे को अपने परिवार से अलग करवा दिया तूने। देखिए पापा, मैंने अर्नव को उसके परिवार से अलग नहीं किया है। वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, आप लोगों में तो नहीं है, लेकिन उसमें उतनी समझ है। वो जानता है कि कौन सही है और कौन गलत, इसीलिए उसने मेरे लिए आवाज उठाई। और बस एक फोन की बात नहीं है पापा, पूरे 2 लाख रुपए की बात है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ये लड़की कहीं भी टिकने के लायक है ही नहीं, जहां भी जाती है कलेश कर देती है। मैंने तुझसे कहा था ना जूही, इसका घमंड और गुस्सा कभी नहीं टूटेगा। अरे दी, 2 लाख रुपए तो आप फिर से कमा भी लोगी, लेकिन उन रिश्तों का क्या जो आपने खो दिए? वो आप फिर से कैसे जोड़ पाओगी? अरे मुझे जोड़ना होगा तब ना। अच्छा हुआ बोला टल गई। अब बस मैं और मेरा अर्नव। वैसे भी अर्नव के कारण ही मैं उसके परिवार के साथ अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन और कितना अच्छी बनने का ढोंग करती मैं कोई बाकी लड़कियों की तरह बेचारी बनकर सब कुछ सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अपनी बात रखनी अच्छे से आती है।
अरे तो बात रखने का भी एक तरीका होता है। दूसरों को नीचा दिखाकर और बदतमीजी करके बात रखना, ये सरासर गलत है बेटा। सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन मिष्का किसी की भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन, अरे मिष्का, चलो ना, आज हम दोनों डिनर डेट पर चलते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना और माहौल तुम्हें बहुत पसंद आता है। बहुत दिन हो गए यार, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला ही नहीं, और तुम तो हर वक्त किसी ना किसी काम में ही रहती हो। नहीं अर्नव, मैं तुम्हारी तरह खाली फोकट नहीं बैठी हूँ। पर तुम जानते हो ना, मैं तुमसे हायर पोजीशन पर हूँ। मुझ पर काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, काफी सारे काम भी होते हैं। इसलिए मैं अब अगले 1 महीने तक तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ सकती। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तुम अपना काम ही करती रहो। अरे मेरे बारे में कुछ पड़ी है क्या तुम्हें? हाँ हाँ, नहीं पड़ी। जाओ, गुस्सा होना है तो हो जाओ, मैं कोई तुम्हें मनाती नहीं बैठने वाली। अरे इतना समय भी नहीं है मेरे पास। इस तरह से अब मिष्का अर्नव को भी वक्त नहीं देती और बस ऑफिस के कामों में ही उलझी रहती है। वो ना तो उसे ठीक से खाना देती है और ना ही घर की साफ सफाई करती है, और उन दोनों में रोज के झगड़े होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में, ना जाने वो बेवकूफ लड़की मेरे बेटे का ठीक से ख्याल रखती होगी भी या नहीं। मुझे तो हर पल अपने बेटे की चिंता सताती रहती है। नाम मत लो उसका उज्ज्वला। अरे क्यों चिंता करनी है उसकी? उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया। अरे उसने एक पल के लिए भी अपने बहन या माता पिता के बारे में सोचा तक नहीं। इसीलिए तुम अपनी ममता को मार दो और भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी है। फिर एक रोज, सच में परिवार के होने से घर में कितनी रौनक होती है। तुम तो घर में रुकती ही कहाँ हो? पता नहीं वहां गांव में माँ पापा और रोली कैसे रह रहे होंगे। अरे उन्होंने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, सीधा कट कर दिया। अरे तुम क्या पागल हो गए हो क्या? क्यों बार बार उन लोगों के बारे में बात करते रहते हो? अगर उन लोगों को तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो यहाँ पर रुक जाते, लेकिन वो तीनों के तीनों बेअकल हैं। बस करो मिष्का। अरे तुम्हें हो क्या गया है? शादी के पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ अर्नव, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की। हर बार गुस्सा छोड़कर सबके साथ प्यार से रही, लेकिन मेरा सब्र का बांध टूट ही गया। अरे तुम्हारे परिवार वालों को तो मेरे काम और पैसों की कुछ भी नहीं पड़ी है। वो लोग तो बस मेरे नाक में दम करने का ही काम करते हैं। तो मैं और क्या करती भला? मैं समझ सकता हूँ मिष्का, इसीलिए मैंने रोली की जगह तुम्हारा साथ दिया। लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे वक्त नहीं देती हो, अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो फिर मैं क्या दिन रात तुम्हारी सेवा करती बैठूं क्या? ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे 100 काम होते हैं। तुम्हें क्या है? तुम तो अपने करियर में जिस मुकाम पर हो वहां पर बहुत खुश हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह नहीं रहना है। मुझे आगे बढ़ना है। क्या? मैं तो तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम ही देखो कैसे बात कर रही हो मुझसे। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, बढ़ो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। बस बहुत हुआ। तुम खुद को बहुत बड़ी समझती हो ना, समझती रहो। इतना कहकर अर्नव मिष्का को छोड़कर वहां से चला जाता है, और मिष्का को लगता है कि वो 2 से 3 दिन बाद गुस्सा शांत होने पर वापस घर पर लौट आएगा, लेकिन वो उसका फोन भी नहीं उठाता। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाने पर वो बहुत घबरा जाती है। क्या? आज ही माँ पापा, अर्नव भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वापस उसे मेरे पास लेकर आओ ना। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे इसीलिए मैं तुझे शुरुआत से समझाती आ रही हूँ कि छोड़ दे ये घमंड करना, अंत में कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास। और वही हुआ। हाँ दी, आपको अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। जहाँ गलत है वहां पर आप बोलिए ना, लेकिन सही तरीके से।
आपने हमेशा हर बात को गलत तरीके से ही बोला है। अरे आपकी कड़वी बातों से ना जाने कितनों का दिल दुखा होगा। और किसी का भी दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है दी। अरे जिस काम और पैसों का तुझे इतना गुरूर है, क्या फायदा ऐसे पैसों का जब उसका वापर करने के लिए और अपनी खुशियां बांटने के लिए तेरे पास अपना परिवार ही ना हो। असली खुशी पैसों से नहीं होती बेटा, बल्कि वो तो अपने परिवार से होती है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने काम को महत्व ना देकर अपने परिवार को महत्व देती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। मुझे आप सब भी माफ कर दीजिए। और अब मैं उन लोगों से भी माफी मांगने जा रही हूँ। और शुक्रिया मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। मिष्का अर्णव का पता लगाकर वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मिष्का, प्लीज हाथ मत जोड़ो। अरे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम कभी गलत नहीं थी, बस तुम्हारे बात करने का तरीका गलत था। वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे माफ करने के लिए बहुत शुक्रिया अर्णव। मैं अब गाँव भी जाऊंगी और माँ पापा और रोली से माफी मांगूंगी। तब तक माफी मांगूंगी जब तक वो लोग मान नहीं जाते, क्योंकि मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ अर्णव। फिर गांव जाकर मिष्का तहे दिल से सबसे माफी मांगती है और वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ आकर खुशी से रहने लगता है। अमृता रितिका को तुरंत कमरे में लेकर जाती है और वो उसकी चोट पर मरहम लगाती है। आउच! ओह! अरे बस हो गया, अब तुम्हें आराम महसूस होगा। क्या करती हो रितिका? अरे इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी? चुप रहिए भाभी, सीढ़ियों पर पानी फैला हुआ था, इसीलिए मैं फिसल कर गिर गई। और मैं जानती हूँ कि वो पानी आप ही ने फैलाया था ताकि मैं गिर जाऊं, है ना? क्या? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरी और शौर्य की अमीरी से जलने लगी हो। आपसे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही। देखो रितिका, अपनी ये फालतू की बातें बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी देवरानी हो। जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे तुम्हारे घर वालों ने कुछ लिहाज वगैरह करने का सिखाया है कि नहीं? उतने में वहां पर मोगरा आ जाती है। अरे मेम साहब, आप सारा बिल अमृता दीदी पर मत फाड़िए। असली कसर तो मेरा ही है। सीढ़ियों पर मैंने पानी फैलाया था। क्या? हाँ मेम साहब, वो मैं पोछा लगा रही थी और गलती से सीढ़ियों पर पानी ज्यादा ही छोड़ दिया मैंने, जिसे मैं पोछने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप वहां पर चली गई। अरे क्या करती हो मोगरा? अपना दिमाग घर पर छोड़कर आई हो क्या? लापरवाही पे लापरवाही करती हो तुम तो, पागल कहीं की। माफ कर दियो मेम साहब, लेकिन आज के बाद मैं एक टाइम पर एक ही काम करूंगी और उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूंगी और आपको तो शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। देवा शपथ। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। देखा रितिका, अब बोलो। हो जाती है कभी कभार गलत फहमियां, उसमें क्या है? इसीलिए आइंदा से सोच समझ कर ही बात किया करो मुझसे, क्योंकि मैं अब तुम्हारा कुछ भी सुनकर नहीं लेने वाली। क्योंकि अगली बार से मुंह से नहीं बल्कि सीधे हाथ से जवाब दूंगी मैं। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है और रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है मोगरा। अरे हर बार तुम्हारी गलतियों के कारण मुझे अपनी गरीब जेठानी की 4 बातें सुननी पड़ती है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए छोले भटूरे, खीर, आलू पनीर के पकोड़े और समोसे बनाओ। अरे बाप रे, इतना सब मैं कैसे बनाएगी? लेकिन क्योंकि अभी तो मेरे पास कितना सारा काम पड़ेला है। वो मैं कुछ नहीं जानती। जो मैंने कहा है वो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा और यही तुम्हारी सजा है। देवा रे देवा। मोगरा का सिर तो मानो चकराने लगता है और उस बेचारी को ढेर सारा काम करना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक गांव से
रितिका और अमृता की सास शांति आती है। नमस्ते माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर अचानक से कैसे आई? मेरा मतलब आपने तो कुछ बताया भी नहीं पहले। बस ऐसे ही अपने बच्चों से मिलने का मन किया, इसीलिए चली आई। मिहिर और शौर्य तो अपने दफ्तर गए होंगे, लेकिन रितिका कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो माँ जी, रितिका और देवर जी हमारे साथ अब नहीं रहते। उन दोनों ने बंटवारा कर दिया है और अब वो ऊपर रहते हैं। क्या बंटवारा? लेकिन क्यों बहू? फिर अमृता शांति को सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद शांति एकदम हक्का बक्का रह जाती है। हे कृष्णा भगवान जी, इतना सब कुछ हो गया। ये रितिका और शौर्य बिना, सच में आने दो उन दोनों को, मैं उन्हें अच्छे से समझाती हूँ। फिर शाम होने पर शांति उन दोनों को बहुत समझाती है। शौर्य, यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? अरे झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपनों से रिश्ता तोड़कर अलग हो जाओ। और रितिका, तू इसकी बीवी होकर इसे इन सब में बढ़ावा दे रही है। अरे तुझे तो उल्टा इसको रोकना चाहिए था। माफ करना माँ, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानती कि भैया कितने बदल गए हैं। अब मुझे गड़े मुर्दे उखाड़कर पुरानी बातों को फिर से नहीं दोहराना। और हम अब अलग रह रहे हैं, इसी में हमारी भलाई है। हाँ माँ जी। रितिका और शौर्य शांति के समझाने पर भी नहीं समझते, जिसके बाद शांति अब तय करती है कि वो 3 दिन नीचे रहेगी और 3 दिन ऊपर रहेगी। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता। आपको मेथी के पराठे बहुत पसंद है ना? हाँ अमृता, धन्यवाद। शांति देखती है कि अमृता उसकी खूब अच्छे से सेवा कर रही है और अपने सारे काम भी सही तरह से कर रही है। फिर एक रोज मोगरा नीचे के हिस्से की सफाई कर रही होती है। तभी उसे देखकर रितिका का माथा फिर जाता है। आप कितनी बेशरम हो भाभी। अरे 2 पैसे देकर नौकरानी रखवा लो ना। मेरी नौकरानी से क्यों काम करवा रही हो? गरीब फटीचर लोग। रितिका, अब एक और शब्द बिल्कुल भी नहीं। मोगरा को मैंने सफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो फिर ये यहाँ पर सफाई क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे बड़ी मैम साहब ने बोला था। हाँ रितिका, मैंने बोला है इसे, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर रह रही हूँ, इसीलिए मैं जो बोलूंगी वही होगा। लेकिन माँ जी। बस रितिका, चलो जाकर अपना काम करो। और मोगरा तुम, जब तक यहाँ पर मैं हूँ, ऊपर के साथ साथ नीचे के भी आधे काम तू ही करेगी, और उसके लिए मैं तुझे अलग से पैसे दूंगी। ठीक है बड़ी मैम साहब, कर देगी मैं। रितिका इस बार भी कुछ नहीं बोल पाती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगर अमृता को भी लड़ना होता तो वो भी लड़ सकती थी। वो रितिका को 2-3 थप्पड़ भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अमृता बहुत ही समझदार है। फिर एक दिन जब शौर्य की तबीयत खराब हो जाती है, तभी शांति मिहिर और अमृता के कमरे से गुजर रही होती है और वो उन दोनों की बातचीत सुन लेती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। उसे तो बहुत सर्दी जुकाम हुआ है, कहीं वो सब बढ़कर उसे बुखार ना हो जाए। हाँ मिहिर, रितिका देवर जी का सही से ख्याल नहीं रखेगी। मैं जाकर उन्हें काढ़ा दे दूं क्या? रहने दो, वो फिर से चिल्लाएगा। उसके मन में हमारे प्रति बहुत गुस्सा भरा है। बेचारे, इन दोनों को शौर्य की कितनी चिंता है। जहां तक अब मैं समझ पा रही हूँ, इनके मन में तो कोई मेल नहीं है। लगता है इस बंटवारे के पीछे रितिका और शौर्य का ही कोई दोष है। फिर 3 दिनों के बाद शांति ऊपर रहने चली जाती है। तभी वाओ, अब होगी हीरो की एंट्री। अरे रितिका बहू, जल्दी से चाय दे दे मुझे, मोगरा बनाना भूल गई है। रितिका, अरे जिंदा है या चल बसी? रितिका की तरफ से कोई भी आवाज ना आने पर शांति उठकर उसके कमरे में चली जाती है। वाह वाह वाह, मैं यहाँ पर गला फाड़ फाड़ कर तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर बैठकर मजे से फिल्म देख रही है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया।
चल अब जल्दी से उठकर मेरे लिए चाय बना दे, मुझे चाय की तलब लगी है। नहीं माँ जी, मैं चाय 1 घंटे के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि फिलहाल तो मुझे मूवी देखनी है। क्या कहा तूने? अरे मेरी सेवा से ज्यादा तुझे तेरी ये मूवी जरूरी है क्या? देखिए माँ जी, माना कि आप बूढ़ी हो गई हो, लेकिन आपके हाथ पैर अभी भी सही सलामत है। और अगर आपसे 1 घंटे का सब्र नहीं हो रहा तो आप खुद ही जाकर चाय बना लीजिए। क्या? इस तरह रितिका शांति के लिए चाय बनाती ही नहीं, और शांति को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, माँ, ऊपर का हिस्सा कैसे लगा आपको? यहाँ पर मैंने सब कुछ नया बनाया है। अरे अच्छा ही लगा होगा, नीचे का हिस्सा तो बहुत ही लो क्लास है, लेकिन हमारा हिस्सा तो एकदम अमीरों वाला है। अब क्या करें, नीचे वाले लोग गरीब जो ठहरे। बस भी कर रितिका, अरे जब देखो तब अपनी अमीरी का घमंड दिखाती रहती है। जरा जबान संभाल कर बात किया कर मेरे सामने। फिर रितिका चुप हो जाती है। ऐसे ही एक दिन शांति सोकर उठती है तो रितिका को चंचल के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ, अरे नहीं बाबा, माँ जी उन दोनों भाइयों को एक कर ही नहीं पाएगी। मैं हूं ना, मैं शौर्य को फिर से भड़काऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने पहले भड़काया था, वो भी झूठ बोलकर, जबकि भैया ने वैसा कुछ बोला ही नहीं था। इस तरह रितिका चंचल के साथ सारी पुरानी ही बातें करती है, जिन्हें सुनकर शांति हैरान रह जाती है। बाप रे, इसका मतलब इन दोनों भाइयों में फुट इस रितिका ने ही डाली है, ताकि शौर्य अमीर होने के बाद सारे पैसे अपने भैया पर ना उड़ाए और सिर्फ इसी के हाथ में दे दे। फिर अगले दिन शांति जानबूझकर रितिका के सामने अमृता से कहती है, अरे रितिका जरा भी अच्छी नहीं है, वो तो दिन भर बस अपने में ही लगी रहती है। तुझमें और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे उम्र में छोटी है, नादान है, और उसे समझ नहीं है रिश्तों की। वक्त के साथ वो सुधर जाएगी, क्योंकि उसका दिल साफ है। बस कुछ कुछ हरकतें बुरी है उसकी। वो और देवर जी चाहे हमसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन मैं और मिहिर, हम दोनों उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। रितिका ये सब सुन लेती है और उसकी आंखें अब नम हो जाती हैं। अब रितिका को समझ आएगा कि उसकी जेठ और जेठानी कितने अच्छे हैं। मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ, ताकि उसकी अकल ठिकाने पर आए। फिर बाद में शांति अमृता को गहने देती है और जोर से बोलती है, ताकि रितिका उसे सुन पाए। ये ले अमृता बहू, ये गहने तेरे लिए है। मैं दोनों जगह पर रही, लेकिन तूने ही मेरी सबसे ज्यादा सेवा की है। वो रितिका तो किसी भी काम की नहीं है। नहीं माँ जी, आप ये गहने मुझे मत दीजिए, आप इसे रितिका को ही दे दीजिए। और वो काम भी करती है, लेकिन बस थोड़ी सी आलसी है। वो इतनी समझदार भी नहीं है, लेकिन हम तो है ना, जाने दीजिए उसे। लेकिन आप ये उसे ही दे दीजिए, इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे पर वो तुझे कितना बुरा बोलती है, और फिर भी तू उसके पीठ पीछे उसके लिए इतना अच्छा कैसे बोल सकती है? अब क्या करूं माँ जी, उसे मैंने कभी अपनी देवरानी माना ही नहीं, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही माना था। और बड़ी बहन अगर छोटी बहन के नखरे सहन नहीं करेगी तो कौन करेगा? अमृता की ये बातें सुनकर रितिका को फिर से बहुत बुरा लगता है। अब रितिका को धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ आ जाती है। फिर एक रोज जब सास का गांव जाने का दिन होता है, तभी मिहिर और अमृता देखते हैं कि रितिका नीचे के हॉल में बैठकर रो रही है। क्या हुआ रितिका, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, वो मैंने एक जगह पर 25,000 रुपए लगाए थे ताकि पैसे दुगने हो जाए, लेकिन वो आदमी धोखेबाज निकला। उसने मुझे उल्लू बनाया और मेरे सारे पैसे लेकर वो भाग गया। क्या? अब ना जाने में शौर्य को क्या जवाब दूंगी। अगर उसे ये सब पता चला तो वो तो मेरी जान ही खा जाएगा। अरे ये सब तुम क्या करती रहती हो रितिका? हाँ रितिका, अरे तुम्हें उस आदमी को पैसे देने से पहले उसके बारे में जांच कर लेनी चाहिए थी। फिर
अब तुम चिंता मत करो, ये लो, ये पैसे रख लो। लेकिन भैया। रख लो रितिका, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। फिलहाल के लिए ये पैसे रख लो, ताकि शौर्य को पता ना चल पाए। बाकी मैं पुलिस कंप्लेन करके उस फ्रॉड आदमी को पकड़वा दूंगा। भैया। मिहिर और अमृता का ये रवैया देखकर रितिका उनके गले लग जाती है। तभी वहां पर शौर्य और शांति भी आ जाते हैं। क्यों रितिका, समझ आया अब? अरे जिन जेठ और जेठानी को तू गलत समझती रही, आज उन्होंने ही तुझे बचाया है। माँ जी आप। मुझे सब पता चल गया था कि तूने ही इन दोनों भाइयों को अलग किया है, क्योंकि उस दिन मैंने तेरी और तेरी सहेली चंचल के साथ हो रही बातचीत सुन ली थी। कैसे तूने दोनों भाइयों में फूट डाली और उन्हें अलग किया, ताकि शौर्य बस तुझे ही पैसे दे सके और अपने भैया से अलग रहे। लालची कहीं की। क्या ये सब आप क्या कह रही हो माँ जी? रितिका, क्या ये सच है? हाँ भैया, यही सच है। इसीलिए मैंने जानबूझकर अमृता के सामने तेरी बुराई की, ताकि तुझे पता चले कि अमृता तेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। और उस दिन मैंने गहने भी जानबूझकर ही दिए थे उसे, और उस वक्त भी तेरे बारे में बुरा कहा, ताकि तू ऊपर बैठकर सुन सके कि अमृता के मन में तेरे लिए कोई मेल नहीं है। और आज जब तू एक फ्रॉड का शिकार हो गई है, तभी तेरे भैया भाभी ने ही तुझे बचाया है। छी रितिका, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे पैसों के लिए तुम कितना गिर गई। अरे ये सब इसकी चहेती सहेली चंचल ने कहा है। उसी के भड़काने पर ये इतनी बुरी बन गई है। और शौर्य, तुझे भी इसने आकर झूठी बातें बोली थी और तूने भी मान लिया उसे। अरे अपने भैया पर तुझे इतना भी भरोसा नहीं था क्या? तेरे भैया ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, और आज तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए। तूने अपने भैया को पीठ दिखा दी और तू भी उस रितिका के जैसे ही बन गया। माफ कर दो माँ, भैया भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आप दोनों को गलत समझा, लेकिन आज मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और रितिका, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, और आज से मैं यहाँ नीचे आकर ही रहूंगा। और तुम्हें अगर यहाँ पर ठीक से रहना है तो रहो, वरना चली जाओ अपनी सहेली के पास, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब है। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई है और मैं सच में शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया भाभी, माँ जी, आप तीनों भी मुझे माफ कर दो और मुझे सुधरने का एक आखिरी मौका दो। गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी हो गई, लेकिन अब मुझे आप सबके साथ ही रहना है। रितिका की बातें सुनकर मिहिर और अमृता उसे माफ कर देते हैं, और इस तरह अंत में शांति सबको एक करके गांव चली जाती है और सभी यहाँ पर फिर से एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। कांचन अब मयूरा पर कड़ी नजर रखने लगती है। वही मयूरा एक बहुत बड़े डांस शो में ऑडिशन देने का तय करती है। रीवा, अब तक मैंने जितना भी नाचने का काम किया है, वो सब डांस शो में जाने के लिए ही किया है, ताकि मैं वहां की फीस भर पाऊं। पर अब वो समय भी आ गया है। मैं अब डांस शो में जा रही हूँ ऑडिशन देने। हाँ दीदी, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। थैंक यू सो मच रीवा। सिलेक्ट होना ना होना, वो सब तो अब ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे तो बस अपना बेस्ट देना है, और तू भी वहां पर मेरे ससुराल में अपना बेस्ट देना। पिछली बार जो जो गलतियां की है, उन्हें वापस मत दोहराना, ठीक है ना? हाँ दीदी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए और अपने डांस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। मयूरा अब डांस शो के ऑडिशन के लिए निकल जाती है, और वही रीवा उसके ससुराल आ जाती है। फिर अगले दिन जब रीवा हॉल में टीवी ऑन करके देखने लगती है, तभी अरे मयूरा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें टीवी चलाना ही नहीं आता, तो फिर अब तुम टीवी कैसे देख रही हो? हाँ मयूरा, देख लिया ना माँ जी, इतनी दोगली है ये।
पहले तो इसने कुछ और ही बोला था, लेकिन अब इसकी लक्षणें तो देखिए। झूठी कही की। ओफो जीजी, आप भी ना। अरे बाबा, मुझे टीवी चलाना नहीं आता। ये मैंने तब कहा था जब मैं इस घर में नई नई आई थी। लेकिन अभी तो इतने टाइम से आपको टीवी चलाते हुए देख देख कर मैं भी अब टीवी चलाना सीख गई हूँ। आप क्या मुझे छोटी बच्ची समझती हो क्या, जो मुझे इतना भी समझ में ना आए? हाँ कांचन, कुछ भी कहती रहती है तू, सच में। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। इस तरह कांचन की बोलती बंद हो जाती है। फिर एक दिन, मयूरा, ये देखो हमारे हनीमून के टिकट्स। क्या? हाँ मयूरा, हम 4 दिन के बाद घूमने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? हाँ समीर जी, बहुत अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। समीर की बातें सुनकर रीवा एकदम चौंक जाती है। हे भगवान, जीजा जी ने तो हनीमून की टिकट्स भी बुक करा ली। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पर इनके साथ एक कमरे में रहना ही मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। तो फिर इनके साथ मैं हनीमून पर कैसे जा सकती हूँ? फिर रीवा ये बात जाकर श्यामा को बताती है। अरे माँ जी, समीर जी हनीमून के बारे में बोल रहे थे। कह रहे थे कि 4 दिनों बाद निकलना है हमें। क्या बात है! ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ जाओ और अच्छे से घूम कर आओ। तुम दोनों को तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तुम दोनों तो कहीं गए भी नहीं। हाँ माँ जी, लेकिन हम हनीमून मनाने कैसे जा सकते हैं? क्यों? ऐसा क्यों भला? क्यों नहीं जा सकते? अरे नहीं माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने तो अभी तक कुलदेवी के दर्शन भी नहीं किए हैं, और ऐसे में कहीं बाहर जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ मयूरा, ये बात तो तूने एकदम सही कही। इसे कहते हैं असली संस्कार। ठीक है बहू, तुम दोनों पहले कुलदेवी के दर्शन करके आओ, फिर उसके बाद हनीमून पर चले जाना। हाँ माँ जी, लेकिन ये बात मैं समीर जी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। इसलिए आप ही उन्हें बताइए। ठीक है मयूरा, मैं ही उसे समझाती हूँ। बुला उसे। फिर रीवा समीर को बुलाती है और उसे सबसे पहले कुल देवी के दर्शन करके आने के लिए कहती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तो फिर तय रहा मयूरा, हम हनीमून पर नहीं बल्कि गांव में देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ समीर जी, खुश। टेंशन मिट गया मेरा। वरना अगर हनीमून के लिए चली जाती तो पता नहीं वहां पर क्या घोटाला हो जाता। इस तरह से रीवा जैसे तैसे उस मुसीबत से खुद को बचा लेती है। वही दूसरी ओर मयूरा अपने ऑडिशन की जम की तैयारियां करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन मयूरा रीवा और ललिता के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। हाँ, मैं फर्स्ट राउंड पार कर चुकी हूँ। अब और 2 राउंड बचे हैं। उसके बाद ही मैं इस बड़े डांस शो की कंटेस्टेंट बन पाऊंगी। वाह मयूरा बिटिया, हार हो या जीत हो, इस पर ध्यान मत देना। बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। हाँ मामी जी। चलिए दीदी, अभी मैं रखती हूँ फोन, वरना कोई आ जाएगा। बाय मामी जी। बाय दीदी। हाँ रीवा, बाय। भगवान करे कि वहां पर रीवा अब कोई रायता ना फैलाए। नहीं फैलेगा मामी जी, वो सब संभाल ही लेगी। हाँ मयूरा, चल अब तू भी अपने ऑडिशन पर ध्यान दे। मैं तुझे वीडियो कॉल करती रहूंगी। हाँ मामी जी। फिर कांचन रीवा को छत से नीचे आते हुए देख लेती है। ये मयूरा ऊपर क्या कर रही थी? लगता है किसी से फोन पर बात ही कर रही होगी। इसका ये बार बार छत पर जाना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर अगली सुबह रीवा और समीर दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं, और घर में अब बस श्यामा और कांचन ही रह जाती है। मयूरा और देवर जी तो जा चुके हैं। माँ जी भी घर पर नहीं है। अब यही सही समय है मयूरा से जुड़े राज का पता लगाने का, और इसकी शुरुआत होगी मयूरा के कमरे से। मुझे उसके सामान की छानबीन करनी होगी। फिर कांचन मयूरा के कमरे में चली जाती है
ओफो, इतना सारा सामान है। जैसे एक बार मुझे वह छोटे कपड़े मिले थे, इस बार भी मेरे हाथ कुछ ऐसा ही लगना चाहिए। मुझे तो इस मयूरा की पहेली को सुलझा कर ही रहना है, तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। कांचन बहुत ढूंढती है, जिसके बाद उसे रीवा की बैग में एक तस्वीर मिलती है, जिसमें रीवा, ललिता और मयूरा होती है। ये क्या? ललिता काकी के साथ दो लड़कियां, वो भी एक ही शक्ल वाली। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मयूरा की एक जुड़वा बहन है। वो फोटो देखकर कांचन बहुत हैरान रह जाती है। मुझे इस तस्वीर को अपने पास ही रखना होगा। माँ जी को तो मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती। पहले मैं सारा कच्चा चिट्टा जान लूं सही से, फिर उस मयूरा का अच्छे से पर्दाफाश करूंगी। और वो सब जानने के लिए मुझे उस काकी से मिलना होगा, जो हमें मयूरा के घर के पास मिली थी। वो तो उस दिन भी मयूरा के बहन के बारे में कुछ बात कर रही थी, लेकिन मयूरा ने तो उसे बीच में ही टोक दिया। रीवा को गांव जाते समय गाड़ी में बड़ी बेचैनी सी होती है। क्या हुआ मयूरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ समीर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा जी बहुत घबरा रहा है, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। वहां कांचन उस औरत के पास पहुंच जाती है। अरे तुम तो मयूरा की जेठानी हो ना? हाँ काकी। हाँ, उस दिन ही तो मिली थी ना तुम तीनों को, जब तुम तीनों यहाँ के मार्केट में आए थे। कहो, कैसे आना हुआ? काकी जी, मुझे आपसे कुछ जानना है। ये तस्वीर देखिए। अरे इसमें तो मयूरा और रीवा है, ललिता की दोनों भांजिया। क्या? हाँ, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। रीवा अभी भी ललिता के साथ ही रहती है। दोनों बहनों में मयूरा बहुत अच्छा नाचती है। गली में जब जब कोई कार्यक्रम होता था, तब तब वो हर स्पर्धा में जीतती थी। क्या? अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बात तो तुम्हें आज पहली बार ही पता चली है। मतलब उस दिन आप जिस बहन का जिक्र कर रही थी, वो उसकी बहन रीवा ही थी क्या? हाँ। अब रीवा के अलावा उसे और कौन सी बहन है? उस दिन मयूरा ने तो ये कहा था कि वो काकी किसी दूर की बहन की बात कर रही है। इसका मतलब मयूरा ने हमसे सब कुछ छुपाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? और इसका मतलब ये भी है कि वो एआई की बात भी झूठी थी। वो वीडियो सच में मयूरा का ही था, और वो टीवी की बात भी। पूरी सच्चाई पता लगाने के बाद कांचन सीधे ललिता के पास जाती है, और तभी वो खिड़की से देखती है कि ललिता मयूरा से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, और मयूरा ऑडिशन रूम में बैठी हुई है। रीवा से मेरी बात हो गई है मामी जी। वो कुल देवी के दर्शन के लिए समीर जी के साथ गाँव गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बहाने उसे घर में रहकर कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा, वरना वहां पर रहकर नाटक करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ मामी जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर डांस ऑडिशन देना भी तो जरूरी था। हाँ बिटिया, वो भी है। फिर कांचन ललिता और मयूरा की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। हे भगवान, ये मयूरा तो कहीं और जाकर ऑडिशन दे रही है, और जो घर में रह रही थी वो मयूरा की जुड़वा बहन रीवा थी। इतना बड़ा धोखा! ये मयूरा और उसकी बहन ने बहुत गलत किया है। अब तो मैं माँ जी को जाकर सब कुछ बताऊंगी। फिर कांचन घर जाकर श्यामा को सारी सच्चाई बताती है, और साथ ही वो ललिता और मयूरा की रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। सारी सच्चाई जानने के बाद श्यामा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। कांचन बहू, अभी के अभी उन तीनों को यहाँ पर बुला, फिर वो चाहे कहीं पर भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। आज उन तीनों को मेरे सामने आना ही होगा। जी जी माँ जी। अब लगेगी आग, और इस आग में तो मुझे घी डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आग तो सब कुछ जलाकर ही रहेगी। फिर कांचन उन तीनों को फोन करके घर पर बुलाती है
और शाम तक वो तीनों घर आ जाते हैं। समीर भी कांचन और रीवा को देखकर हैरान रह जाता है। दो दो मयूरा, ये सब क्या है? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? 1 मिनट देवर जी, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तभी कांचन वो वीडियो समीर को दिखाती है और वो उसे सारी कहानी बताती है, जिसे जानकर समीर भी दंग रह जाता है। मयूरा, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे कम से कम मुझे तो बता देती। माफ कीजिए समीर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी। मयूरा की बात सुनकर श्यामा उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मेरा ये सपना था और इसे पूरा करने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, ये तेरा सपना था, हमारा नहीं। और तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई? तो और मैं क्या करती माँ जी, आपकी नजर में नाचना और गाना ये सारी बेशर्म हरकतें थी, इसीलिए मुझे छुपाना पड़ा। अरे जब तुझे सब पहले से ही पता था कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, तो तू क्यों आई यहाँ पर? मना कर देती ना इस रिश्ते को। नहीं माँ जी, ये सब इतना आसान नहीं था। मुझे मामी जी ने कहा था कि समीर जी जैसा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छे हैं और मुझे भी वो पसंद आए, इसीलिए मैंने ये शादी की। मैं अपना सपना तो साकार करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक शादीशुदा जिंदगी भी ठीक से चलानी थी, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। आखिर मामी जी पर भी मैं और कितने दिन बोझ बनकर रहती। लेकिन मयूरा, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। और अगर तुम्हारे ख्वाब इतने ही बड़े थे, तो तूने समीर से शादी की ही क्यों? रीवा को मंडप में बिठा देती। नहीं माँ जी, मुझे समीर जी बहुत पसंद आ गए थे, और आप भी। मुझे तो आपके बारे में ये भी पता था कि आप एक पुराने ख्यालों वाली हो, लेकिन फिर भी मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं अपने सपने और शादी के बीच में फंस गई। और काकी जी, माना कि दीदी ने आप सबके दिलों के साथ और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन ये तो बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी और कुछ नहीं। और उस दिन वाले वीडियो में भी मैं ही थी जो वायरल हुआ था। मैं ही उधर फंक्शन में जाकर नाचती थी ताकि डांस शो की फीस भर सकूं। अरे तेरा जो भी हो, लेकिन मैं एक नचनिया को अपने घर की बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार सकती। पर माँ जी, जिसे आप नचनिया कह रही हो, उसकी कला भी तो भगवान की ही देन है ना। हर कलाकार के लिए उसकी कला एक पूजा होती है। अरे ऐसे नाचने को तू कला कहती है? नाचना है तो भक्ति गीत पर नाचना, कथक कर, अलग अलग क्लासिकल डांस कर। नाच कैसा भी हो माँ जी, है तो वो एक पवित्र कला ही ना। बस व्यक्ति के देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है माँ जी। अगर आप पुराने ख्यालों में ही अटकी रहोगे तो ये सब कैसे चलेगा? तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। आपको पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है। हर रविवार को मैं आपको अलग अलग तरह के बर्गर बना कर देती हूँ, और अगर मैंने आपको रोज रोज वही पुरानी रोटी सब्जी खिलाई तो क्या आप उसे खा पाओगे? नहीं ना। अगर खाने में आप बदलाव ला सकती हो तो फिर सोच में क्यों नहीं माँ जी? हाँ काकी जी, दीदी कोई गलत काम नहीं कर रही, प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। हम मजबूर थे, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। और अगर आपको ये लग रहा है कि दीदी ने संस्कारी होने का ढोंग किया है, तो वो भी गलत है, क्योंकि दीदी तो पहले से ही ऐसी थी। संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हैं। शायद रीवा और मयूरा सही कह रहे हैं माँ। मयूरा का इरादा गलत नहीं था, बस उसने तरीका गलत अपनाया। और मयूरा, अब मैं तुम्हें पूरी तरह समझ पा रहा हूँ। थैंक यू समीर जी। और जीजी, आप भी मुझे माफ कीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आपको इन दोनों की नजरों में गलत ठहराया ताकि मैं बच सकूं। नहीं मयूरा, कोई बात नहीं।
तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी अब समझ आ गया है कि तुम गलत नहीं हो। आज तक मैं माँ जी को इतने अच्छे से समझा ही नहीं पाई जितना कि तुमने समझाया है। माँ जी, क्या अब भी मैं आपको गलत ही लगती हूँ? नहीं मयूरा, शायद मैं ही गलत थी जो पुराने ख्यालों में जीती थी। मैंने तेरे साथ साथ इस कांचन को भी बहुत गलत ठहराया। जमाना बदला, लेकिन मैं नहीं बदली। तू सच में बहुत गुणी और संस्कारी है बेटा। बस तेरी एक ख्वाहिश है जिसे तू पूरा करना चाहती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। नाच बहू, अब से हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या? सच में? धन्यवाद माँ जी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी मयूरा के सपने को पूरा करने में उसका साथ देते हैं।